आदित्य के दिमाग में वो बीप बीप की आवाज लगातार बज रही थी, जो उसे परेशान करने लगी। उसकी हालत रोने वाली हो गई। ये मेरे दिमाग में आवाज ना जाने कैसी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा दिमाग फट जाएगा। लेकिन फिर एक आवाज आई। बाइंडिंग सिस्टम एक्टिवेट हुआ। हाँ? बाइंडिंग सिस्टम? कैसा बाइंडिंग सिस्टम? ये क्या होता है? आदित्य एक पल के लिए मानो जम सा गया। उसके हाथ में कुछ हलचल हो रही थी। ये मेरे हाथ में क्या हो रहा है? आदित्य ने अपने हाथ पर एक नजर डाली। उसके उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली गोल्डन हो चुकी थी। ये क्या हुआ? मेरी एक उंगली सोने की कैसे बन गई? और मुझे इसका क्या फायदा? तभी आदित्य को आवाज आई। उसने अपना चेहरा घुमाया और देखा। दाई माँ, आदित्य को कपड़े पहना दीजिए। जी बेटिया। आदित्य ये सुनकर कुछ सोचने लगा कि इतनी ही देर में दाई माँ आई और उसने आदित्य को अपनी गोद में लेकर उसे अच्छे से कपड़े पहना दिए। फिर उसने उसे वापस क्रिब में लिटा दिया। दाई माँ को मेरी सोने की उंगली नहीं दिखाई दी। इसका मतलब वाओ, ये उंगली बस मुझे खुद को दिखाई देगी। ये तो मजा ही आ गया। अब बाइंडिंग सिस्टम उसके दिमाग में चल रहा था। आदित्य के दिमाग में अजीब उथल पुथल मची थी। लेकिन ये बाइंडिंग सिस्टम क्या करेगा? अचानक आदित्य को अपने दिमाग से एक आवाज आई। ये आवाज बाइंडिंग सिस्टम की थी। आदित्य, मैं आपको एक टाइम पर एक इंसान के साथ जुड़ने का मौका दूंगा, और जैसे जैसे आपसे जुड़ा हुआ वो इंसान पावरफुल बनेगा, मैं आपको उस इंसान की पावर्स की 10 गुना पावर्स आपको दूंगा। क्या कहा तुमने? आप अपने साथी की पावर्स जैसी 10 गुना पावर्स के मालिक बन जाएंगे। क्या तुम सच बोल रहे हो? लेकिन इस बार आदित्य को बाइंडिंग सिस्टम से कोई आवाज नहीं आई। अब तो ये कोई भी जवाब नहीं दे रहा। लगता है कि इसमें कोई इमोशंस ही नहीं है। लेकिन अगले ही पल आदित्य बहुत खुश हुआ। ये तो पागलपन है। अब जो सामने वाला हासिल करेगा, मुझे उसका 10 गुना मिलेगा। फिर तो क्या पता कल को मैं भी पावरफुल ओझा बन जाऊं। माँ सोच रही हैं कि मैं उनके किसी काम का भी नहीं हूं, लेकिन आई कैन नाउ बिकम एक्सॉर्सिस्ट, शायद। अब कौन है? मैं हूं। ओह, आप आ जाइए। इतने में ही एक बलशाली दिखने वाले आदमी ने अंदर कमरे में कदम रखा। वो दिखने में लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी था। आदित्य उसे देखते ही पहचान गया। ये तो मेरे बाबा हैं, देवराज रायचंद। देवराज पहले गायत्री के पास गया और उसके गाल को प्यार से सहलाया। तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ। मैं बस यही चाहता था कि बस तुम ठीक रहो। देवराज ने अपनी जेब में से एक बॉक्स निकाला और उसमें से हीरे के कंगन निकालकर गायत्री को पहना दिए। गायत्री देवराज की आंखों में देखने लग गई। ये क्यों? एक बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है, इसलिए। थैंक्स देव। देवराज अब आदित्य की तरफ बढ़ गया। देवराज आदित्य के पास जाकर उसे देखने लगा। फिर उसने आदित्य को अपनी गोद में उठाया और देखने लगा। गायत्री, इसकी आंखें नीली हैं। लेकिन गायत्री ने देवराज को इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। देवराज ने आदित्य के गले में एक चेन डाल दी। उसमें एक पेंडेंट था जिस पर शेर का निशान बना हुआ था। ओह, ये तो अघोरी कबीले का निशान है। कम से कम बाबा ने तो मेरी कुछ कदर की। देवराज ने आदित्य को वापस क्रिब में लिटाया और वहां से बाहर निकल गया। आदित्य के दिमाग में अब बस एक ही बात घूम रही थी। आखिर मैं सबसे पहले किससे जुड़ूं? ऐसा कौन है जिसकी शक्तियां मुझ में आकर 10 गुना बढ़ जाएंगी? मुझे किसके साथ जुड़ने में सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है? आदित्य अपने दिमाग के घोड़े सब तरफ दौड़ाने लग गया। वैसे ये कुछ खास ज्यादा मुश्किल भी नहीं है।
वो नॉवेल में मौजूद सभी पावरफुल लोगों के बारे में सोचने लग गया। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। नॉवेल का हीरो रुद्र, उससे ज्यादा शक्तिशाली तो पूरे नॉवेल में कोई भी नहीं है। इससे अच्छा संपर्क मेरा किसके साथ बनेगा? आदित्य रुद्र के बारे में सोचने लग गया। हैंडसम लगने वाला 22-23 साल का रुद्र बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो तलवारबाजी में मास्टर था, तीरंदाजी में परफेक्ट था और तंत्र मंत्र से भी वाकिफ था। एक अमावस्या की रात रुद्र एक जंगल में निकल गया। रुद्र बस चलता ही जा रहा था। कुछ देर में ही वो जंगल के ठीक बीचों बीच था। उसने एक हवन कुंड बनाया और उसमें आग जला ली। इस समय शरीर को कपा देने वाली ठंड हो रही थी, लेकिन रुद्र ने अपने ऊपर एक कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की और वो मंत्र पढ़ते हुए आग में आहुति देने लग गया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। रुद्र रात भर अग्नि में आहुति देते हुए ये मंत्र पढ़ता रहा। सुबह होने से ठीक पहले उसने शंख बजाया और फिर अग्नि में से एक रोशनी निकली और रुद्र में समा गई। रुद्र पीछे जा गिरा और फिर एक आकाशवाणी हुई। रुद्र, अब तुम घोड़े से भी तेज भाग पाओगे, किसी भी पहाड़ पर तेजी से चढ़ सकोगे और अपने दुश्मन पर चीते की तरह हमला कर पाओगे। ये सुनते ही रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अब उन राक्षसों का खात्मा मैं करूंगा। आदित्य के कानों में रुद्र की हंसी गूंजने लग गई, लेकिन तभी उसे कुछ ध्यान आ गया। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ये तो नहीं हो सकता। रुद्र के तो अघोरी कबीले से रिलेशंस वैसे ही काफी खराब होते जा रहे हैं। क्या पता कि बाबा उसे कब इस कबीले से बाहर कर देंगे। मुझे किसी और को ही ढूंढना होगा। आदित्य फिर से एक बार अघोरी कबीले के पावरफुल लोगों के बारे में सोचने लग गया। और कौन हो सकता है? अचानक आदित्य का दिमाग एक नाम पर जाकर रुक गया। माँ बाबा की चौथी बेटी अदिति रायचंद। हाँ, रुद्र के बाद अदिति भी काफी पावरफुल लड़की है। नॉवेल में इसके बारे में काफी बताया गया था। गायत्री और देवराज के यहाँ जब उनकी चौथी बेटी हुई और गायत्री ने अपनी स्पेशल आंखों से उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देव, देखिए ना, ये तो बहुत प्यारी, और इसकी आंखें देखिए। बिल्कुल तुम्हारी तरह है। गायत्री ने अपनी आंखें बंद की और उस पर हाथ रखा। ये एक शक्तिशाली ओझा बनने वाली है। शी इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सॉर्सिस्ट। देवराज ने बच्ची के माथे को चूमा। इसका नाम हम लोग अदिति रखेंगे, अदिति रायचंद, जो सूरज की तरह चमकेगी। जैसे जैसे अदिति बढ़ने लगी वो एक योद्धा साबित हुई। उसमें गायत्री और देवराज दोनों की खूबियां मौजूद थीं। उसकी पावर्स लोगों को डराती थीं। अदिति मैडम को देख मालिनी, इंसान की खाल में पूरी मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। राक्षसों को तो ये ऐसे खत्म करती है जैसे कि मच्छर मार रही हो। धीरे बोल, अगर इसने सुन लिया तो हम दोनों को यहीं खत्म कर देगी प्रियंका। अचानक प्रियंका के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। प्रियंका बुरी तरह से घबरा गई। उसने पीछे घूमकर देखा। अदिति मैडम। हाँ, मैं अदिति मैडम। क्या बोल रही थी तुम मेरे बारे में? अदिति ने प्रियंका और मालिनी को एक साथ गले से पकड़ा और उसे हवा में दूर उछाल दिया। दोनों वहीं दूर जा गिरी। अदिति ने अपनी तलवार उठाई और उनके करीब पहुंच गई। तुमने ठीक कहा, मैं इंसान की खाल में एक मॉन्स्टर हूँ। क्या हूँ? मॉन्स्टर। अदिति कुछ देर हंसती रही और उसके बाद उसने सीरियस होते हुए मालिनी और प्रियंका की तरफ देखा और फिर एक एक करके दोनों के सिरों को उनके धड़ से अलग कर दिया।
उनके खून के छींटे अदिति के चेहरे पर गिरे। इस टाइम वो सच में एक मॉन्स्टर ही लग रही थी। उसके बाद उसने वहां मौजूद सब लोगों को देखा जो कांप रहे थे। आज के बाद अदिति रायचंद को कोई कुछ भी बोलने की कोशिश करेगा और मेरे खिलाफ अगर कोई बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? अदिति उसके बाद वहां से चली गई। वो सीधा गायत्री के पास गई। उसका खून से सना चेहरा देखकर गायत्री पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर खुश भी हुई। उसने अदिति को अपने गले से लगा लिया। माँ, क्या हुआ? मैं तुम्हें जैसा बनाना चाहती थी तुम ठीक वैसी ही बनी हो, एक क्रूअल और खतरनाक लड़की। अब किसी भी राक्षस की कोई खैर नहीं। माँ, आपने जैसा मुझे बनाया है मैं वैसी ही बन चुकी हूँ और अब इससे आगे और खतरनाक बनूंगी। मैं और तुम्हारे बाबा देवराज भी तो यही चाहते हैं। उन राक्षसों में से एक को भी जिंदा नहीं रहने देंगे। अदिति ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसने आसमान की तरफ देखा। वो जोर से चिल्लाई। अदिति इस टाइम बहुत खूंखार लग रही थी। एक बार तो उसे देखकर गायत्री भी घबरा गई, लेकिन वो पीछे हो गई। अदिति ने अपने हाथ हवा में उठाए। आओ, जिसे आना है अब आओ। देखते हैं कि हम इंसानों को कौन सा राक्षस खत्म करता है। एक एक को खत्म कर दूंगी। सबका वो हाल करूंगी कि वो लोग याद करेंगे। अदिति रायचंद का ये रूप देखकर सब घबरा गए और पीछे हट गए। अदिति पागलों की तरह हंसने लग गई। उसके साथ गायत्री भी हंस रही थी। आदित्य के दिमाग में अचानक अदिति का पूरा कैरेक्टर घूम गया और वो खुश हो गया। मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे अदिति के साथ ही खुद को रिलेट कर पावर्स दे पाएगी। चाहे वो क्रूअल घमंडी हो, माना उसमें जरा सी भी इंसानियत नहीं है, लेकिन उससे बेहतर बाइंडिंग पार्टनर मुझे नहीं मिलेगी। उसे इंसान की खाल में राक्षस कहा जाता है। उसमें तो कोई इमोशंस भी नहीं है। उसकी बहुत सारी शक्तियां मुझे आसानी से मिल जाएंगी। आदित्य बने ईशान ने अदिति के बारे में सोचा। वो ये जानना चाहता था कि अब नॉवेल में अदिति का जन्म अभी हुआ था या नहीं। हे भगवान, मैं अदिति से छोटा हूं तो ही अच्छा होगा। मुझे उससे बाइंड होने में बहुत आसानी होगी, लेकिन अब इंतजार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। आदित्य नॉवेल एक अनोखी दुनिया के बारे में सोचने लग गया। अभी तो बस नॉवेल की शुरुआत भर हुई है। अभी तो कई पड़ाव आने बाकी हैं। फिलहाल तो राक्षसों और ओझाओं के बीच की लड़ाई रुकी हुई है। अब तो सभी कबीले अपने बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे होंगे। और उस रात अचानक कमरे की लाइट्स जल बुझ करने लगीं और इसी में ही आदित्य का जन्म हुआ। उसके हाथ में ही कबीले या संसार का भी फ्यूचर निर्भर कर रहा था। लेकिन एक बात तो पक्की थी कि इस बच्चे यानी आदित्य की वजह से राक्षस और तांत्रिक दोनों ही बुरी तरह से सफर करने वाले थे। अब सब कुछ उस पर निर्भर था, सिर्फ और सिर्फ आदित्य पर। आखिर आदित्य रायचंद पर कबीले और राक्षसों का फ्यूचर किस तरह से निर्भर था, ये जानने के लिए सुनते रहिए कुक्कू FM।